हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी जो है बिहार स्टेट 2023 कंप्यूटर साइंस के लिए आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो भी टॉपिक वाइज है, अगर आप सिलेबस दिखाऊँ मैं आपको, तो डीबीएमएस में मैं अभी स्टार्ट किया हूँ। टोटल 15 यूनिट है, मतलब 15 सब्जेक्ट से क्वेश्चन उन्होंने कवर करा है। तो 15 यूनिट में हर यूनिट के इन्होंने सिलेबस भी दे रखा है, टॉपिक वाइज सिलेबस दे रखा है। तो मेरा अप्रोच क्या है आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों के लिए क्या किया हूँ, ये टॉपिक वाइज इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो मैंने सभी टॉपिक उठाया, एक टॉपिक इसको बोला मैंने, और इसको भी चैप्टराइजेशन या टॉपिक बोल लो। इसको मैंने इस चैप्टर से मैं इसको जो है टॉपिक से 50 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे जो जो क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे तो हर टॉपिक से 100-200 क्वेश्चन बन सकता है मैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन सभी टॉपिक वाइज दे रहा हूँ। तो इससे बहुत हाई चांस है कि आपको यहाँ से इसी टाइप से, इसी पैटर्न से क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट एनएफ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सेकंड एनएफ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं ऐसा करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जब नेगेटिव नहीं है तो, और हमारे पास टाइम सिर्फ 4 to 5 डेज बचा हुआ है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए यही स्ट्रेटेजी होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन बना पड़ो कर सको। तो आपको मैं बहुत सारा फ्री रिसोर्स भी बताऊंगा कि बहुत जल्दी, पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ सारे जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ऐसे तो 15 सब्जेक्ट है, 15 सब्जेक्ट कवर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ऐसे भी 50% मार्क्स लाना है। तो 50% मतलब 50% सिलेबस भी अगर अच्छे से कवर कर लेते तो हो जाता है। तो एवरी सब्जेक्ट्स में 200 to 300 क्वेश्चंस लाऊंगा। बाय द वे, मेरे चैनल पे अगर आप जाके देखोगे तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी जो है यहाँ पे 5000 क्वेश्चंस अवेलेबल है सब्जेक्ट वाइज, जो मैं बीपीएससी के लिए बनाया था, बीपीएससी टीआरई के लिए बनाया था। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा आप लोगों को। तो कोशिश करो कि आप जितना भी देखना है क्वेश्चंस देख सकते हो। सभी वीडियो के अंत में, सभी वीडियो के जो है लास्ट में, जो है सभी सब्जेक्ट के वीडियो के लास्ट में, मतलब डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, पिन कमेंट में हर टॉपिक का जो है डॉक्यूमेंट भी दिया हुआ, आप वहां से भी देख सकते हैं। एक तो ये सॉल्यूशन हुआ। दूसरा, जिस टॉपिक का अगर आपको कंटेंट नहीं है, जिस टॉपिक का डॉक्स नहीं है, आप उसको क्या करो, आप मुझे कमेंट करो, मैं जरूर आपको दूंगा। बाकी है कि आपको अगर और कौन सब्जेक्ट का चाहिए लेटेस्ट, आप कमेंट कर दो और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए उस सब्जेक्ट का ला दूंगा। बाकी रहा एक चीज़ और आप लोगों के लिए कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि मुझे मोटिवेशन होगा कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम नहीं रहता, मेरे पास भी जॉब है, ऑफिस है, लेकिन फिर भी मैं उस टाइम निकाल करके मैं एक वीडियो बनाने में 1 आवर्स लगते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो क्वेश्चन बनाना होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5000 10,000 क्वेश्चन बना चुका हूँ इस सब्जेक्ट्स पे, डीबीएमएस पे, कंप्यूटर नेटवर्क पे, क्योंकि मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ इससे ऑनलाइन। तो इसलिए जो है मेरे पास क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत है। मैं 3 टाइम्स नेट क्वालिफाइड हूँ, 3 टाइम्स गेट क्वालिफाइड हूँ, और मैं नेट और जेआरएफ के लिए कोचिंग में पढ़ाता हूँ। तो इसलिए जो है मुझे क्वेश्चंस का पता है, पैटर्न पता है, कहाँ पे किस टाइप के लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें आप लोगों को के लिए एक इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीबीएमएस टॉपिक 4 का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है आप लोगों को यहाँ पे। तो टॉपिक 1 और 2 और 3 का क्वेश्चन आप बना लो, वो सफिशियंट इनफ है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको याद करने में, क्योंकि ये जो है थोड़ा एडवांस टॉपिक है। मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ आप लोगों को, एक्सप्लेनेशन की जरूरत उतना नहीं है, आप एक बार क्वेश्चन गो थ्रू हो जाओ। रीजन क्या है क्वेश्चन गो थ्रू होने का, मैं एक्सप्लेनेशन की बात इसलिए नहीं करता हूँ, टाइम हमारे पास कम है और नेगेटिव नहीं है। जब जब जिस एग्जाम में नेगेटिव नहीं होता है ना, तो उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल जाने की जरूरत नहीं होती। आपको थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ा क्वेश्चन देखा होना चाहिए, तो आप सही करके आ जाते हो। इसीलिए जो है मैं आपको बोलूँगा टॉपिक 4 थोड़ा सा आप लाइटली ले सकते हो, लेकिन टॉपिक 1 और टॉपिक 2 टॉपिक 3 का आप लोग पूरा देख लेना। मोस्टली आप लोग जो है, जो भी लोग भी बीटेक एमसीए और वर्किंग हो, सभी लोगों को सब्जेक्ट्स तो आता ही होगा, बस एक बार ब्रशअप करने की जरूरत है। इसीलिए मैं ये स्ट्रेटेजी लाया हूँ आप लोगों के लिए कि जो है नहीं, आप लोगों को टाइम को बचाने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बताने में तो बहुत पूरा सिलेबस है, 4 साल का सिलेबस है, 4 साल का कॉन्सेप्ट अभी कैसे बताओगे। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस लगाओ। लास्ट 10 डेज में किसी भी एग्जाम स्ट्रेटेजी होता है कि हम क्वेश्चंस लगाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे जाके देखो, मेरे सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, सब सब्जेक्ट पे अवेलेबल हैं। आप कोशिश करो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको लेवल भी अच्छा लगेगा क्वेश्चंस का, आप जरूर यहाँ से करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सिलेबस के लिए। तो चलो, तो आज जो सब्जेक्ट है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डेटाबेस ट्रांजैक्शन। डेटाबेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो डेटाबेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? अ सिंगल इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द वर्क ऑन द डेटाबेस, है ना। डेटाबेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? एक सिंगल यूनिट होता है, सिंगल यूनिट होता है वर्क, जो भी होगा वर्क कंप्लीट होगा या फिर तो नहीं होगा। तो अ लॉन्ग रनिंग बैकग्राउंड प्रोसेस, नो, ये लॉन्ग रनिंग बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं होता है। सिंगल इंडिविजुअल यूनिट ऑफ वर्क ऑन द डेटाबेस, यस, सिंगल इंडिविजिबल यूनिट ऑफ वर्क, सिंगल होता है और इनडिविजिबल होता है, हम डिवाइड नहीं करते। जितना भी वर्क होता है ए से लेके एट जेड तक, एंड टू, बिगनिंग से एंड तक के बीच को एक यूनिट ऑफ द वर्क बोलते हैं डेटाबेस, उसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, एक आप लोगों का कमेंट में था कि सर आप बहुत फास्ट बोलते हो। तो मैं अगर फास्ट बोलता हूँ तो टाइम बचाने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, वीडियो रिकॉर्डिंग करने में जो टाइम लगता है उसको मैं सेव करने के लिए थोड़ा फास्ट बोलता हूँ। तो हमारे पास प्लेबैक ऑप्शन है वीडियो में, आप
आपको अगर लगता है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो वहाँ पे आप स्लो कर लो 1 पॉइंट, अगर आपको लगता है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप वहाँ पे फास्ट कर लो। तो इस तरह से सबका टाइम बचेगा। अगर मेरा टाइम है कि मैं अगर आपको बता रहा हूँ कोई कॉन्सेप्ट, अगर फास्ट बता रहा हूँ तो आप स्लो कर लो, तो आपके हिसाब से हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि नहीं सर बहुत स्लो बोल रहे हैं तो आप वहाँ फास्ट कर लो। मेरे हिसाब से मैं अपने स्पेस में बोल रहा हूँ तो मेरा भी टाइम बच रहा है। तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा जिसको फास्ट लग रहा है प्लीज़ आप उसको प्लेबैक स्पीड में जाके कम कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, है ना। डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या है? तो डिजायरेबल प्रॉपर्टी जो ट्रांजेक्शन का है ना, तो बेसिकली डेटा रिडंडेंसी नहीं है, डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं है, आइसोलेशन। तो डेटा आइसोलेशन है, मतलब ट्रांजेक्शन जब भी हो वो कंप्लीट हो या फिर नहीं हो, जितने भी टास्क है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड वो कंप्लीट हो या तो नहीं, इसलिए आइसोलेशन इज द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इनकंसिस्टेंसी नहीं है, डुप्लीकेशन नहीं है और रिडंडेंसी। ऐसे वैसे एसिड प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, ऑटोमेटिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांजेक्शन व्हाट डज द टर्म ऑटोमेसिटी मीन्स, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांजेक्शन व्हाट डज द automaticity means? Automaticity means the property that transaction should be executed in isolation. No, the property that transaction is single individual unit of the work, है ना। सिंगल होगा और इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द वर्क होगा। तो देखो मैं जो क्वेश्चंस बना रहा हूँ, ये क्वेश्चंस जो है और एग्जैक्टली ये टॉपिक से रिलेटेड है। मैं एक एक टॉपिक को उठा के इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लेवल का, जो बी स्टेट के लेवल का, इसको उसी के लिए मैं बनाया हूँ। देखिए अगर आप देखोगे उठा के तो नेट का लेवल का नहीं जा रहा है या फिर गेट का लेवल का नहीं जा रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, व्हाट डज द टर्म ऑटोमेसिटी मीन्स? तो ऑटोमेसिटी मीन्स property that a transaction is single individual unit of the work. Next, which property of transaction ensures that changes made by the uncommitted transaction are not visible to other transaction, है ना। Which property of transaction ensures that changes made by the uncommitted transaction are not visible to other transaction? Isolation, है ना। इसका क्या बोलता है? जो ऐसा ट्रांजेक्शन जो इंश्योर करता है कि जो चेंजेस अनकमिटेड है वो नॉट विजिबल टू अदर ट्रांजेक्शन, दैट इज आइसोलेशन। आइसोलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कमिट ऑपरेशन इन द ट्रांजेक्शन? कमिट ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? तो टू स्टार्ट अ न्यू ट्रांजेक्शन, टू अनडू ऑल चेंजेस मेड बाय द ट्रांजेक्शन, टू मेक ऑल चेंजेस मेड बाय द ट्रांजेक्शन परमानेंट, है ना। कमिट का ये मतलब होता है जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो परमानेंट हो जाएगा और उसको हम लोग बैक नहीं कर सकते। जब भी उन्होंने कमिटमेंट दे दिया तो कमिटमेंट में दिया जो भी चेंजेस हुआ, जो भी मैंने बोला वो आपको कंप्लीट होगा और ये चेंज नहीं होगा। तो टू मेक ऑल चेंजेस मेड बाय द ट्रांजेक्शन इज परमानेंट, जो भी चेंज ट्रांजेक्शन हुआ है उसको हम लोग परमानेंट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड to start a new transaction? Which SQL statement is used to start a new transaction? अगर मुझे न्यू ट्रांजेक्शन स्टार्ट करना है तो बिगिन ट्रांजेक्शन करते हैं, बिगिन ट्रांजेक्शन करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांजेक्शन व्हाट डज द टर्म कंसिस्टेंसी रिफर्स टू, है ना। कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, ऑटोमेसिटी बता दिया, सिंगल यूनिट होता है, आइसोलेशन भी बता दिया आपको, अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी। इंश्योरिंग दैट द ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड इन आइसोलेशन, नो। आइसोलेशन, इंश्योरिंग द ट्रांजेक्शन इज ऑटोमिक, नो, ये तो ये भी नहीं हुआ। इंश्योरिंग दैट ट्रांजेक्शन ब्रिंग्स द डेटाबेस फ्रॉम द कंसिस्टेंट स्टेट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट कंसिस्टेंट टू अनदर स्टेट। मतलब अगर आप जब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जब आपका अपडेट करे हो तो वो जो है आपका ट्रांजेक्शन जो है एक स्टेट में, जो स्टेट में रहेगा नेक्स्ट स्टेट में वो डेटा इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। इंश्योरिंग द ट्रांजेक्शन ब्रिंग द डेटाबेस टेबल फ्रॉम वन कंसिस्टेंट स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन? प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजेक्शन डिजायरेबल ऑटोमेसिटी है, ऑटोमेसिटी है, कंसिस्टेंसी भी है, ठीक है, और फिर आपका आइसोलेशन भी है। ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन ये तीनों है, बट वोलाटिलिटी नहीं है। वोलाटिलिटी एसिड प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ये चारों जो है ट्रांजेक्शन का प्रॉपर्टी है। ओके, in a multi-user database system what is the primary key? In a multi-user database system what is primary key? Primary key challenges addressed by the concurrency control techniques, addressed by the concurrency control technique, ensuring the transaction execute in parallel without conflict, है ना। तो concurrency control में यही होता है कि हम लोग इंश्योर करते हैं ट्रांजेक्शन जो है पैरेलल होगा, कोई भी बिना कॉन्फ्लिक्ट किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है concurrency control में कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो एक पैरेलल ट्रांजेक्शन होगा बट कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा इसमें। What is the primary purpose of locking in the concurrency control? कंकरेंसी कंट्रोल में प्राइमरी पर्पस ऑफ लॉकिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? तो
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू इंश्योर्स दैट ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूशन इन द आइसोलेशन। तो कंकरेंसी कंट्रोल में जो लॉकिंग कंसेप्ट लगाते हैं, 2 फेज लॉकिंग और टाइम स्टैम्प फेज लॉकिंग, और लॉकिंग कॉन्सेप्ट तो एल्गोरिथम होता है, तो उसको यूज करने टू इंश्योर द ट्रांजेक्शन एक्सिक्यूट इन आइसोलेशन, है ना, टू प्रिवेंट द ट्रांजेक्शन फ्रॉम एक्सिक्यूटिंग, टू इंश्योर द ट्रांजेक्शन एक्सिक्यूट इन द आइसोलेशन, टू अलाउ द मल्टीपल ट्रांजेक्शन टू अपडेट द सेम डेटा सिमल्टेनियसली, टू इन्फोर्स द स्ट्रिक्ट ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन इन ट्रांजेक्शन, नहीं तो टू इंश्योर द ट्रांजेक्शन एक्सिक्यूशन इन द आइसोलेशन। तो अब ट्रांजेक्शन सपोर्ट इन द एसक्यूएल, एसक्यूएल से कुछ क्वेश्चन है। विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परमानेंटली सेव द चेंजेस मेड बाय द ट्रांजेक्शन। तो मुझे बोल रहा है कि कौन ऐसा एसक्यूएल स्टेटमेंट हम यूज करते हैं जो भी चेंजेस हुआ है ट्रांजेक्शन उसको परमानेंटली सेव कर देगा। तो कमिट होता है ना, कमिट होता है, कमिट से परमानेंटली सेव होता है। अच्छा, रोल बैक से जो चेंज हुआ है ना उसको अंडू करते हैं, रिवर्ट बैक करते हैं। इन द एसक्यूएल विच कमांड इज यूज्ड टू अंडू द चेंजेस मेड बाय द ट्रांजेक्शन एंड रीस्टोर द डेटा एंड टू इट्स प्रीवियस स्टेट। मतलब कुछ चेंजेस हो गया है, अब उसको मुझे फिर से रोल बैक करना है, कुछ मुझे बैक जाना है, अंडू करना है, तो रोल बैक स्टेटमेंट करते हैं, रोल बैक स्टेटमेंट करते हैं। इन द एसक्यूएल व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेव पॉइंट स्टेटमेंट? सेव पॉइंट स्टेटमेंट का क्या पर्पस? टू स्टार्ट अ न्यू ट्रांजेक्शन, टू स्टार्ट अ न्यू ट्रांजेक्शन के लिए बिगिन ट्रांजेक्शन करते हैं। टू कमिट द ट्रांजेक्शन, नो। टू क्रिएट अ पॉइंट विद इन अ ट्रांजेक्शन टू विच यू कैन लेटर रोल बैक, है ना। तो सेव पॉइंट क्या होता है? जैसे आप कुछ ट्रांजेक्शन जब क्वेरी कर रहे हो तो कुछ सेव पॉइंट, चेक पॉइंट लगा देते हो, तो अगर मुझे वहां से रिवर्ट बैक बना तो हम उस पॉइंट से हम रिवर्ट बैक हो सकते हैं। तो टू क्रिएट अ पॉइंट विद द ट्रांजेक्शन टू विच यू कैन लेटर रोल बैक, है ना, ये चीजें होती हैं। Which SQL statement is used to release all the locks held by the current transaction? तो commit. Which SQL statement is used to release all the locks हेल्ड बाय द करंट ट्रांजेक्शन? जितने भी ट्रांजेक्शन जो लॉक लगा रखे हैं उसको रिलीज करना है तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे? कमिट कर देंगे। जैसे कमिट करेंगे वो सारा लॉक रिलीज हो जाएगा। इन एसक्यूएल व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेट ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट? सेट ट्रांजेक्शन इज टू स्टार्ट अ न्यू ट्रांजेक्शन, नो। टू डिफाइन द ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी सच एज आइसोलेशन, लेबल एंड एक्सेस मॉडल। सेट ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होता है? ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी सच एज आइसोलेशन, लेबल एंड एक्सेस मोड। कंकरेंसी कंट्रोल से कुछ क्वेश्चन से मैंने टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दिया, कंकरेंसी कंट्रोल से, ट्रांजेक्शन से, एसक्यूएल से, हर टॉपिक पे 10 क्वेश्चन ऐसे करके दे रखा हूँ। व्हाट इज द करंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल ट्रांजेक्शन कॉल्ड, है ना। व्हाट इज द कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल ट्रांजेक्शन? मल्टीपल ट्रांजेक्शन को अगर कंकरेंटली एग्जीक्यूट करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंट एग्जीक्यूशन। सीरियल एग्जीक्यूशन, पैरेलल एग्जीक्यूशन, कंकरेंट एग्जीक्यूशन, सिंक्रोनाइज एग्जीक्यूशन, तो कंकरेंट एग्जीक्यूशन बोलते हैं। विच कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक इंश्योर्स दैट ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन serialized manner one at a time? serialized manner है but one at a time। लॉकिंग का प्रोटोकॉल, लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है कि जो एग्जीक्यूशन होता है सीरियलाइज होता है और एक ट्रांजेक्शन एक टाइम में एक ही ट्रांजेक्शन होगा, उसको लॉकिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। व्हाट इज लॉक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल? फिजिकल बैरियर प्रिवेंटिंग द एक्सेस टू डेटाबेस, नो। अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द एक्सेस टू द शेयर्ड रिसोर्स। लॉक इज द कंकरेंसी कंट्रोल में हम लोग ये करते हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक टाइप है जो कि यूज करता है सिंक्रोनाइज करने के लिए जो एक्सेस, जो शेयर्ड रिसोर्स है, शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए सिंक्रोनाइज करता है कि एक टाइम में कौन उस शेयर्ड रिसोर्स को यूज करेगा, तो उसको हम लोग लॉक बोलते हैं। लॉक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो यूज करता है सिंक्रोनाइज्ड एक्सेस टू शेयर द शेयर्ड रिसोर्स। Which of the following is not a commonly used type of lock in the concurrency control? Which of the following is not a commonly used type of lock in the concurrency control? तो यहाँ पे बोलता है commonly, तो deadlock lock। Which of the following is not a commonly used type of lock in the concurrency control? तो बहुत सारा लॉक होता है, shared lock होता है, exclusive lock होता है, deadlock होता है ना। तो deadlock जो है, जो जनरली हम लोग ये वाला लॉक यूज नहीं करते हैं commonly, ठीक है। What is a serializable schedule in the context of concurrency control? Serializable schedule क्या होता है in context of concurrency control? A schedule that is executed by the single transaction, no. A schedule that cannot be executed concurrently with other schedule without violating the consistency. तो serializable schedule क्या होता है? schedule होता है that cannot be executed concurrently with other schedule without violating the consistency. In two-phase commit, 2PC भी बोलते हैं, two-phase commit protocol, what is the primary purpose of the prepare phase, है ना, prepare phase। तो इस primary purpose of prepare phase क्या होता है? तो to request the permission to commit
from the transaction coordinator, to request permission to commit from transaction coordinator. Two-phase commit protocol, what is the primary purpose of prepare phase? What is the primary purpose of prepare phase? To request permission to commit from transaction coordinator, to request permission to commit from transaction coordinator. ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए आप लोग, मुझे पता है कि थोड़ा सा आप लोगों को ये रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि कॉलेज में भी जब ये पढ़ाया जाता है इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट, इतना ज़्यादा जो है क्लैरिटी के साथ नहीं पढ़ाया जाता है। तो एक बार बस आप लोग देख लो इस क्वेश्चंस को, अगर यहाँ से आप लोग, अगर आप इसमें हिट एंड ट्रायल करके कुछ क्वेश्चन सही हो जाए, इसलिए मैं इसको बनाया हूँ, लेकिन एडवांस तो है ये। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ टू फेज कमिट प्रोटोकॉल? प्राइमरी गोल ऑफ टू फेज कमिट प्रोटोकॉल इज द टू इंश्योर दैट आइदर ऑल ट्रांजेक्शन कमिट और ट्रांजेक्शन अबॉर्ट, टू इंश्योर दैट ट्रांजेक्शन आर एक्सिक्यूटेड concurrently, minimize the use of lock in the database system, to ensure that either all transaction commit or transaction abort. तो बेसिकली ऑटोमेसिटी प्रॉपर्टी को अचीव करने के लिए टू फेज कमिट प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं। ये इंश्योर करता है ये ऑल ट्रांजेक्शन कमिट और ट्रांजेक्शन अबॉर्ट, या ट्रांजेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। व्हाट इज द टाइम स्टैम्प इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल बेस्ड ऑन द टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग? टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग कंसेप्ट होता है, तो बोलता है कि टाइम स्टैम्प क्या होता है। लॉक तो आपको पता हो गया कि शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए लॉक कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इसी तरह फिजिकल क्लॉक यूज टू मेजर द टाइम, नो। अ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर द ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प, नो। अ डेटा वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द टाइम एट विच ट्रांजेक्शन बिगिन। टाइम स्टैम्प क्या होता है? एक डेटा वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करता है कि किस टाइम पे, व्हाट टाइम ट्रांजेक्शन बिगिन्स। In the timestamp based concurrency control, how transaction ordered for the execution? तो by their transaction ID, by their start timestamp, या timestamp के थ्रू से उसका ऑर्डर आईडी होता है। इन द टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल, हाउ आर ट्रांजेक्शन ऑर्डर्ड फ्रॉम द एग्जीक्यूशन? कैसे ट्रांजेक्शन को ऑर्डर करते हैं फ्रॉम एग्जीक्यूशन? तो बाय देयर स्टार्ट टाइम स्टैम्प्स, है ना, स्टार्ट टाइम स्टैम्प से उसको हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं। इन द टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल, व्हाट हैपेंस व्हेन अ ट्रांजेक्शन स्टार्ट टाइम स्टैम्प इज लेस देन द करंट टाइम स्टैम्प? तो क्या होता है? ट्रांजेक्शन इज एबॉर्टेड। क्या होता है? बोलता है टाइम स्टैम्प कंकरेंसी कंट्रोल, व्हाट हैपेंस व्हेन ट्रांजेक्शन स्टार्ट टाइम इज लेस देन द करंट टाइम। स्टार्ट टाइम करंट टाइम से लेस होता है तो ट्रांजेक्शन हमारा अबॉर्ट हो जाएगा, ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक? तो लॉकिंग प्रोटोकॉल इज अ कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक। ये क्वेश्चन आपको इजी है और ये क्वेश्चन आ सकता है कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक? लॉकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, और टू फेज कमिट, ठीक है, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, ये भी सही है, डेटा इंक्रिप्शन नहीं होता है, तो ये तीनों सही, ये नहीं है, ठीक है। What is the commit in the conflict in the context of concurrency control? Conflict क्या होता है? A situation where two transactions share the data without any issues, तो गलत बात है। A situation where two transactions try to access the same data concurrently, causing the potential data integrity problem, तो इसी को conflict बोलते हैं। Situation where two transactions have the same start time, no. A situation where two transactions are completely independent of each other, no. A situation where two transactions try to access the same data concurrently, causing the potential डेटा इंटीग्रिटी, तो ये हो जाता है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट। Which of the following statement is true about the lock time out concept in the concurrency control? Lock time out concurrency control क्या होता है? Lock time out allows a transaction to give up if it cannot acquire a lock within a specified time. A lock time out allows to transaction to give up if it cannot acquire the lock within the specified time. Which concurrency control technique uses the centralized coordinator to manage the transaction? Which concurrency control uses the centralized coordinator to manage the transaction? तो टू फेज लॉकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Which concurrency control technique used as a centralized coordinator to manage the transaction? Centralized coordinator to manage the transaction, टू फेज कमिट जो है centralized coordinator यूज करता है मैनेज द ट्रांजेक्शन। व्हाट इज द डेडलॉक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल? डेडलॉक में कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है? डेडलॉक क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल? सिचुएशन वेयर टू ट्रांजेक्शन शेयर द डेटा विदाउट एनी इशू, सिचुएशन वेयर टू ट्रांजेक्शन ट्राई टू एक्सेस द सेम डेटा करेंटली काउजिंग द पोटेंशियल डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। नहीं, तो ये तो नहीं होगा ना सिचुएशन वेयर टू, ये तो हो गया आपका, यहाँ पे हम लोग आपको पढ़ाए थे ना लॉक के लिए, लॉक नहीं, किसके लिए पढ़ाए थे आप लोगों को?
कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अ सिचुएशन वेयर टू ट्रांजेक्शन ट्राई टू एक्सेस द सेम डेटा कंकरेंटली काउजिंग द पोटेंशियल डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, तो लॉक के बारे में, लॉक टाइम आउट अलाउज टू ट्रांजेक्शन गिव अप इफ कैन नॉट एक्वायर द लॉक विद द स्पेसिफाइड टाइम। और ये तो आपको बता ही दिए थे कि सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेटर जो मैनेज करता है वो 2 फेज कमिट करता है। सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेटर मैनेज करता है सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेटर टू मैनेज द ट्रांजेक्शन 2 फेज कमिट करता है। डेडलॉक क्या होता है? सिचुएशन वेयर 2 or more transaction are unable to proceed because they are each waiting for resource held by another, है ना। एक रिसोर्स के लिए बहुत 2 और more transaction, मल्टीपल ट्रांजेक्शन वेट कर रहा है सेम रिसोर्स के लिए, तो हम इसको डेडलॉक बोल देते हैं। इन अ लॉकिंग प्रोटोकॉल व्हाट इज द शेयर्ड लॉक? इन लॉकिंग प्रोटोकॉल व्हाट इज द शेयर्ड लॉक? अ लॉक दैट अलाउ मल्टीपल ट्रांजेक्शन टू रीड अ रिसोर्स सिमल्टेनियसली। ठीक है, तो शेयर्ड रिसोर्स है और उसको अलाउ करता है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन को अलाउ करता है उसको यूज करने के लिए, उसको हम लोग शेयर्ड लॉक बोलते हैं। अ लॉक दैट अलाउ टू मल्टीपल ट्रांजेक्शन टू रीड अ रिसोर्स सिमल्टेनियसली, एक रिसोर्स को सिमल्टेनियसली अगर यूज करता है तो उसको हम लोग शेयर्ड लॉक बोलते हैं। इन अ लॉकिंग प्रोटोकॉल व्हाट इज द एक्सक्लूसिव लॉक? ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। एक्सक्लूसिव, अ लॉक दैट अलाउ टू सिंगल ट्रांजेक्शन टू राइट अ रिसोर्स। तो शेयर्ड लॉक में क्या होता है? मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक्सेस कर सकता है सिंगल रिसोर्स को, तो उसको हम लोग शेयर्ड लॉक बोलते हैं। लॉक दैट अलाउ टू मल्टीपल ट्रांजेक्शन टू रीड अ रिसोर्स सिमल्टेनियसली, एक ही साथ रिसोर्स को यूज करने का जो हम लोग बोलते हैं उसको शेयर्ड लॉक बोलते हैं। और एक्सक्लूसिव लॉक एक टाइम पे एक रिसोर्स को जो है एक ही ट्रांजेक्शन यूज करेगा। तो लॉक दैट अलाउ सिंगल ट्रांजेक्शन टू राइट अ resource, a lock that allows a single transaction to write a resource is called the exclusive lock. A lock that allows a single transaction to write a resource is called the exclusive lock. In the blocking protocol what is deadlock? In the locking protocol what is deadlock? Deadlock अभी same question आया था। A situation where 2 or more transactions are unable to proceed because they are each waiting for resource held by another, जिसमें मल्टीपल 2 या 2 से अधिक जो ट्रांजेक्शन जो है आपको वेट कर रहे हो एक ही रिसोर्स के लिए, तो यहाँ पे इसको हम लोग डेडलॉक बोलते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डेडलॉक प्रिवेंशन और डिटेक्शन टेक्निक, है ना। तो डेडलॉक प्रिवेंशन एंड कॉमन टेक्निक है, टाइम आउट हम लगा देंगे, कितना देर तक एक ट्रांजेक्शन वेट कर सकता है किसी रिसोर्स के लिए, एक टेक्निक है। वेट फॉर ग्राफ, है ना, वेट फॉर ग्राफ कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग लगा सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ लगा सकते हो। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग जो है डेडलॉक प्रिवेंशन डिटेक्शन टेक्निक के लिए नहीं है ना, डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली आपको अगर देखोगे तो यहाँ पे ये है कॉमन कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक है, ये लॉकिंग प्रोटोकॉल, 2 फेज कमिट एंड टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, ये सब क्या है? कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक है। तो अभी आप लोग क्वेश्चन था हम लोगों का कि डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए क्या लगा सकते हैं? टाइम आउट लगा सकते हैं, वेट फॉर ग्राफ लगा सकते हैं और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ लगा सकते हैं। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग से नहीं होगा डेडलॉक डिटेक्शन। व्हाट इज द वेट फॉर ग्राफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेडलॉक डिटेक्शन, है ना। वेट फॉर ग्राफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेडलॉक डिटेक्शन क्या होता है? अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिपेंडेंसी बिटवीन द ट्रांजेक्शन वेटिंग फॉर रिसोर्स, है ना। एक ग्राफ होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि डिपेंडेंसी बिटवीन द ट्रांजेक्शन वेटिंग फॉर द रिसोर्स, कौन कौन सा ट्रांजेक्शन डिपेंडेंट है और रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। इस तरह के हम लोग जो है ओके, सो माय कंप्यूटर हैज हैंग, दैट्स वाई बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। हम लोग कहाँ तक यहाँ तक स्टार्ट किए थे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक। तो टाइम स्टैम्प से हम लोग ये डेडलॉक प्रिवेंशन और टेक नहीं कर सकते, डिटेक्शन नहीं कर सकते। टाइम आउट से कर सकते हैं, वेट फॉर ग्राफ से कर सकते हैं और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से कर सकते हैं। व्हाट इज द वेट फॉर ग्राफ कॉन्टेक्स्ट इन डेडलॉक डिटेक्शन? डेडलॉक डिटेक्शन में जो है वेट फॉर ग्राफ कॉन्सेप्ट क्या है? अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिपेंडेंसी बिटवीन द ट्रांजेक्शन, एक ग्राफ होता है। वेट फॉर ग्राफ क्या होता है? ग्राफ होता है जो कि बताता है कौन सा ट्रांजेक्शन किस पे डिपेंडेंट है और कौन सा वेटिंग फॉर रिसोर्स, डिपेंडेंसी, और कौन सा ट्रांजेक्शन जो है रिप्रेजेंट द डिपेंडेंसी बिटवीन द ट्रांजेक्शन एंड वेटिंग फॉर द रिसोर्स। ये मतलब एक दूसरे के लिए वेट कर, रिसोर्स के लिए वेट कर, इसको वेट फॉर ग्राफ बोलते हैं। इन टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल हाउ इन टाइम स्टैम्प based concurrency control how transaction assign the time stamp an order of their arrival। जब order of their arrival मतलब जब
जब कंसेप्ट ट्रांजेक्शन होता है तो अराइवल टाइम को टाइम स्टैम्प डिसाइड कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सीरियलाइजेबल शेड्यूल इन द कंकरेंसी कंट्रोल। सीरियलाइजेबल शेड्यूल होता है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता है, व्यू सीरियलाइजेबल होता है और रिकवरेबिलिटी होता है, ड्यूरेबिलिटी नहीं होता। ये तीनों होता है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता है, व्यू सीरियलाइजेबल होता है और रिकवरेबिलिटी होता है, ड्यूरेबिलिटी नहीं होता। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का प्रॉपर्टी है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का प्रॉपर्टी है। In concurrency control, what is the recoverability? Recoverability. तो recoverability क्या होता है? Ability to prevent the transaction from the executing, no. Ability to roll back the transaction, no. Ability to ensure that transaction is atomic, no. Ability to bring the database back to the consistent state after a system failure, इसको बोलते हैं recoverability। तो मतलब मीनिंग से ही समझ में आ रहा है। Ability to bring the database back to the consistent state after system failures, after system failure वो back state में लगा, वो रिकवरेबिलिटी बोलता है। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का एक प्रॉपर्टी है ये, सीरियलाइजेबल का एक प्रॉपर्टी रिकवरेबिलिटी टू एबिलिटी टू ब्रिंग द डेटाबेस बैक टू द कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर सिस्टम फेलियर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल? तो हाई कंकरेंसी इज अ बेनिफिट है, लो कंटेंशन फॉर द रिसोर्स बेनिफिट है, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्स ये बेनिफिट है, गारंटीड डेडलॉक प्रिवेंशन नहीं हो सकता है। तो ये टाइम स्टैम्प मॉडलिंग बेस में ये सारा चीज, हाई कंकरेंसी मिल जाएगा, लो कंटेंशन रिसोर्स बन जाएगा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द सिस्टम, डेडलॉक गारंटीड डेडलॉक प्रिवेंशन नहीं मिलेगा। इन टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल व्हाट हैपेंस व्हेन टू ट्रांजैक्शन हैव द सेम टाइम स्टैम्प? ठीक है, अगर टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल में अगर दो ट्रांजैक्शन का सेम स्टार्ट टाइम होगा तो क्या होगा? सिस्टम वेट फॉर ट्रांजेक्शन टू मैनुअली रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। तो दोनों का सिस्टम वेट करेगा दोनों को रिजॉल्व करने के, मैनुअली ट्रांजेक्शन को रिजॉल्व करने के लिए। व्हाट डज द एसिड स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांजेक्शन? तो ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता है ट्रांजेक्शन में, ये प्रॉपर्टी फॉलो होता है, ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन व्हाट डज द ड्यूरेबिलिटी रिफर्स? एबिलिटी टू एक्सिक्यूट द ट्रांजेक्शन करेंटली, उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम द सिस्टम फेलियर, इसको हम लोग ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। एबिलिटी टू इंश्योर द ट्रांजेक्शन आर ऑटोमिक, इसको ऑटोमेटिक बोलते हैं। ओके, ऑटोमिक बोलते हैं। यहाँ पे रिकवर फ्रॉम द सिस्टम फेलियर ड्यूरेबिलिटी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमनली यूज्ड आइसोलेशन लेबल इन ट्रांजेक्शन? रीड अनकमिटेड, रीड अनकमिटेड नहीं होता है। व्हाट डज द रीड अनकमिटेड आइसोलेशन लेबल अलाउ इन द ट्रांजेक्शन? तो डर्टी रीड को हटाता है ना। व्हाट डज द रीड अनकमिटेड आइसोलेशन लेबल अलाउ इन ट्रांजेक्शन? डर्टी रीड। इन अ ट्रांजेक्शन व्हाट इज द फैंटम रीड? डर्टी रीड पता हो गया, ठीक है। अनकमिट रीड अनकमिट को हटाता है। और फैंटम रीड क्या होता है? रीडिंग द डेटा दैट चेंजेस बिटवीन टू रीड इन द सेम ट्रांजेक्शन, है ना। रीडिंग द डेटा दैट चेंजेस बिटवीन टू रीड इन द सेम ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द फैंटम रीड, है ना। विच आइसोलेशन लेबल इंश्योर्स दैट ट्रांजेक्शन रीड ओनली कमिटेड डाटा एंड प्रिवेंट डर्टी रीड एंड फैंटम रीड? प्रिवेंट डर्टी रीड एंड फैंटम रीड सीलाइजेबल होता है। ठीक है, रीड अनकमिट जो डर्टी रीड नहीं होता है, डर्टी रीड होता है और फैंटम रीड होता है, बट लेकिन दोनों जो है सीलाइजेबल होता है। इन डेटाबेस सिस्टम व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांजेक्शन लॉग? What is the purpose of transaction log? To record all changes made by the transaction for recovery purpose. Record all the changes made by the transaction. जो भी रिकॉर्ड होगा ट्रांजेक्शन में, वो सारा जो भी चीज़ें होगी, जो भी चेंजेस होगा ट्रांजेक्शन में, उसको रिकॉर्ड करता है फॉर द रिकवरी पर्पस। तो टू स्टोर द बैकअप कॉपी ऑफ डेटाबेस नहीं, टू रिकॉर्ड ऑल चेंजेस मेड बाय द ट्रांजेक्शन फॉर रिकवरी पर्पस। Which property of transaction ensure that transaction can be rolled back to the previous state if needed? है ना। तो ऑटोमेसिटी क्या होता है? यही करता है कि ट्रांजेक्शन कैन बी रोल बैक टू द प्रीवियस स्टेट। ट्रांजेक्शन होगा आइदर कंप्लीट और रोल बैक। व्हाट इज द डर्टी रीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांजेक्शन? रीडिंग अनकमिटेड डेटा। डर्टी रीड मीन्स रीडिंग अनकमिटेड डेटा, डर्टी रीड। Which in the transaction what is the primary goal of rollback operation? In a transaction what is the primary goal of rollback operation? To undo all the changes made by the transaction, तो ये हो गया अब rollback। डर्टी रीड का रीड अनकमिटेड डेटा को डर्टी रीड बोलते हैं। और फैंटम रीड जो एक हम लोग बताया था आप लोगों को, फैंटम रीड होता है रीडिंग द डेटा दैट चेंजेस बिटवीन टू रीड्स, बिटवीन दो रीड के बीच में जो डेटा, एक रीड यहाँ के एक रीड यहाँ के बीच में जो भी चेंजेस हुआ उस ट्रांजेक्शन, उस
ट्रांजेक्शन को पढ़ने के लिए जो हम होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैंटोम रीड, रीडिंग द डेटा दैट चेंजेस बिटवीन टू रीड इन द सेम ट्रांजेक्शन। एक ही ट्रांजेक्शन में दो रीड होता है, उसके बीच में जो कुछ चेंज हुआ है उसको हम लोग पैंटोम रीड बोलते हैं। और डटी रीड तो रीडिंग द अनकमिटेड डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, डटी रीड बोलते हैं। रीडिंग अनकमिटेड डेटा को डटी रीड बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको लो इस सिलेबस से जो है कंप्लीट कर दिया। कैसा, इसके यूनिट 1, इसका चैप्टर 1 टॉपिक 1, इसके टॉपिक 1, इसके टॉपिक, टोटल 4 टॉपिक कर दिया 50 क्वेश्चन करके। 200 क्वेश्चन मैं यहाँ से दिया हूँ। तो मुझे वहाँ तक मुझे लगता है अगर यहाँ से अगर डेटाबेस से 10 क्वेश्चन पूछेगा आपको, 6 से 7 क्वेश्चन मेरे इस 200 क्वेश्चन से आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन तो बहुत हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है यही होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि इससे बाहर क्या हो सकता है, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज बना, हर टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन दिया हूँ आप लोगों के लिए। तो होपफुली आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको लेवल, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, और अगर आपको कुछ सजेशन है तो प्लीज़ मेरे कमेंट में लिखें, और कौन सा सब्जेक्ट का भी नेक्स्ट चाहिए उसके लिए मैं बना दूंगा। तो और ये पैटर्न मेरे लिए कितना, आपके लिए कितना सही लग रहा है, कितना लग रहा है कि हाँ ये पैटर्न, इसी टाइप के पैटर्न से क्वेश्चंस आएंगे। और आप जो है मुझे ये बता सकते हो अगर ये क्वेश्चन सही है, आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, प्लीज़ लाइक तो कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।